नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सक्सेस गेन ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ये 25 प्रश्न उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। इस सीरीज में हम उत्तराखंड में पूछे गए पिछले 10 साल के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। इस सीरीज में हम 25 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, दुगलबिट्टा स्कीइंग स्थल कहाँ है? तो ये दुगलबिट्टा स्कीइंग स्थल जो है आपका रुद्रप्रयाग में है। अब इसमें कई बार ऑप्शन में रुद्रप्रयाग ना होके चोपता हो सकता है। अगर ऑप्शन में चोपता है तो ये रुद्रप्रयाग के चोपता नामक स्थान में है। चोपता विश्वविख्यात है अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए। यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए कई देशों से टूरिस्ट आते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, किसाऊ बांध परियोजना को कब राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है? इसमें जो प्रश्न बनता है ये पूछा जा सकता है किस नदी पे है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये टॉन्स नदी पे है। अब इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो इसको जुलाई 2016 को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो 660 मेगावाट क्षमता का ये जो है इससे विद्युत उत्पादन होगा। और जो ये बांध है ये 236 मीटर ऊंचा होगा, 680 मीटर मीटर इसकी लंबाई होगी। और ये जो बांध है इसमें 2950 हेक्टेयर भूमि में ये बना है। ये बना है आपका 2950 हेक्टेयर भूमि में। और जो ये भूमि है ये 2 राज्यों की है। ये इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है बांध, परीक्षा की दृष्टि से और राष्ट्रीय दृष्टि से भी, कि ये हिमाचल और उत्तराखंड ये दोनों में ये आता है। तो दोनों हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों की 2950 हेक्टेयर भूमि में ये जो बांध है ये बनेगा। और जो इसका जो विद्युत उत्पादन होगा वो इन दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया जाएगा। एक प्रश्न और इसमें जरूर नोट कर लीजिएगा कि इसकी जो है कुल जल संग्रहण वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर ये पूछेगा तो 18,240 लाख घन मीटर है। आज का तीसरा महत्वपूर्ण सवाल राज्य गीत को लेके है। उत्तराखंड देवभूमि शत शत वंदन, ये गीत आपने सुना होगा। इस गीत को उत्तराखंड का राजकीय गीत घोषित किया गया है। इसमें एक प्रश्न तो सबसे पहले बनता है कि ये गीत किसने लिखा है? तो ये गीत लिखा है हेमंत बिष्ट ने। और इसको कब घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है फरवरी 2016 में। देखिए, मेरा पूरा प्रयास होता है कि अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी माध्यम दोनों के विद्यार्थियों को इन प्रश्नों से मदद मिल सके और दोनों को ही समझने में सरल हो। तो इस प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों ही स्ट्रीम्स के बच्चों को फायदा मिल सके। आज का चौथा प्रश्न है, ढोल को राज्य वाद्य कब घोषित किया गया? देखिए, ढोल ये है उत्तराखंड में आपने शादियों में, पूजा पाठ में, जागरों में इसका बहुत प्रयोग देखा होगा। इसको जो है राजकीय वाद्य घोषित किया गया है 2015 में। अब ये उत्तराखंड का राजकीय वाद्य है। तो अब ये इस दृष्टि से ये एग्जाम में बार बार पूछा ही जाएगा। आज का पांचवा प्रश्न जो ये उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया है, ये जो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और इसको ये सवाल बेसिकली जनरल स्टडीज़ का है। जनरल स्टडीज़ का ये सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो वो चावल की है। अब इसको इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस अन्न का सेवन किया जाता है? जब उगाया चावल जाता है तो सेवन भी चावल का ही किया जाता है। तो आज का छठा प्रश्न है, डॉक्टर R.S. बिस्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो इनको पुरातत्व के फील्ड में इनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये बता दिया जाए कि ये पुरातत्व के में पूरा उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया है। वो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो उसमें फिर ऑप्शन में आपको देखना होगा, इनको पद्मश्री दिया गया है। आज का सातवां सवाल है, नंदा राजजात यात्रा से। नंदा राजजात यात्रा, एक तो आपको ही पता होना चाहिए, नंदा राजजात यात्रा हर 12 साल में होती है। इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा ही जाता है। अब आज का प्रश्न जो इसमें पूछा है वो ये है कि डाक टिकट जो नंदा राजजात यात्रा पर आधारित है उसे कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया? तो उसको प्रथम बार जब प्रकाशित किया गया था वो किया गया था अगस्त 2013 में। इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज का आठवां सवाल है, मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए, हमने मोनाल पक्षी का चित्र यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। ये उत्तराखंड सचिवालय रक्षक परीक्षा में पूछा गया था। इसका जो अन्य नाम है वो हिमालयन मोर है।
ये एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसमें कहीं इसको लिख लीजिए। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद मोनाल पक्षी को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, और 2008 में जो आपकी पशु गणना हुई थी उसमें इसका नंबर 919 था। तो इसके संरक्षण के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है। आज का नवा सवाल है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। अब आप देखिए, रूपकुंड आपको पता होगा ये चमोली में है, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए हेमकुंड चमोली में है। जो खैराताल है ये उत्तरकाशी में है। तो ए और बी इसमें सही है, ये सही है, और ये आपका गलत है। जो आपका खैराताल है वो उत्तरकाशी में है। आज का 10वां प्रश्न है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार प्रश्न, प्रथम हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है? ये जीएस का क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम्स में भी बहुत देखने को मिलेगा। तो इसका नाम है उद्दंड मार्तंड, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये कलकत्ता में कोलू टोला नाम के मोहल्ले से शुरू हुआ था। कलकत्ता के कोलू टोला कोलू टोला मोहल्ले से शुरू हुआ था। एक सवाल तो ये बनता है कि कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था पूछते हैं, तो ये कलकत्ता से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 30 मई 1826। आप देखिए कितना पहले ये शुरू हो गया था। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसका नाम उद्दंड मार्तंड था। ये साप्ताहिक था। एक चीज और याद रखिएगा, हिंदी साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। उद्दंड मार्तंड नाम था। जुगल किशोर सुकूल ने शुरू किया था, 30 मई 1826 को शुरू किया था। अब इस तरीके से इसको रिवाइज करेंगे 3-4 बार, ये आपको याद हो जाएगा। आज का 11वां सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम एनआरएचएम नाम से भी जानते हैं, इसको कब शुरू किया गया था? एनआरएचएम एक स्वास्थ्य योजना है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा को पहुंचाने के लिए एनआरएचएम की शुरुआत की गई थी। ये की गई थी आपकी अप्रैल 2005 में। एक सवाल इसमें और बनता है कि अब इसको एनआरएचएम की जगह एनएचएम बोला जाता है। अब इसका नाम नेशनल हेल्थ मिशन हो गया है। नेशनल हेल्थ मिशन वो इसलिए हो गया कि एनआरएचएम के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों के ही अस्पतालों में कार्यरत होते हैं। तो इसको एनएचएम बोलने का कारण ये था कि ये दोनों ही क्षेत्रों में काम करते हैं, रूरल और अर्बन। तो इस वजह से इसका अब जो नाम है वो नेशनल हेल्थ मिशन हो गया है। आज का 12वां प्रश्न है, निम्न में से 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं वाईवी रेड्डी। आज का 13वां सवाल, ये भी जीएस से है और उत्तराखंड के एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है कि माउस का आविष्कार, माउस कौन सा? कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो ये डगलस एंजलबर्ट ने किया। ये देखिए, ये इनका पिक्चर है। आज का 14वां सवाल है, धान के खेतों में मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है, कैसे? अब इसमें आपको अलग अलग केमिकल्स के नाम दे दिए जाएंगे, लेकिन ये नील हरित शैवाल की अगर ग्रोथ हो जाए तो ये नील हरित शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ आपने करवा दी तो उससे जो धान के खेत हैं उनकी उर्वरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज का 15वां सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, ये प्रकाशित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, इनके द्वारा ये किए जाते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि ये केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये संगठन किसके अंदर आता है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आज का 16वां सवाल है, केदारनाथ घाटी में जो प्राकृतिक विपदा आई थी वो कब घटित हुई थी? ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। वो जून 2013, मुझे लगता है ये तो आप सभी को याद होगा, जून 2013 में ये विपदा आई थी। इसमें आपके जो ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल डेटा बोलता है इसमें तकरीबन 4400 पीपल वर डाइड, इतने लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। 4200 जो विलेजेस हैं, 4200 गाँवों का संपर्क टूट गया था, जो संपर्क सड़कें थी वो टूट चुकी थी। और इसमें कुल मिला के 2100 से ज़्यादा भवन नष्ट हो गए थे। तो ये जो आपदा थी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत बड़े लेवल पे था, लोगों की जान मान हानि का ये बहुत बड़े लेवल पे इसमें लॉस हुआ था।
आज का 17वां जो सवाल है वो है, निम्नलिखित मंदिरों में से उत्तराखंड में सबसे ऊंचे स्थान पे कौन सा मंदिर है? ये हाइट की बात कर रहा है। तो हाइट के हिसाब से देखिए, इसने सभी शिव धामों का नाम इसमें इसने दे दिया है। तो ये जो है इसमें तुंगनाथ जो टेम्पल है, ये है 3640 मीटर की ऊंचाई पे। तो इस सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बहुत सुंदर ये मंदिर प्रांगण है। पंच केदारों में से एक ये मंदिर है। हजारों वर्ष ये पुराना मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि ये जो मंदिर है इसे आपका पांडवों ने बनाया था। पांडवों ने शिव की उपासना करने के लिए इसको बनाया था। ये जो मंदिर है, देखिए हम इससे पहले हमने एक प्रश्न में चोपता को डिस्कस किया था। जो चोपता जो है जो आपका पर्यटन स्थल है, उससे उससे 3 किलोमीटर की चढ़ाई पे ये मंदिर है। आपका 18वां आज का सवाल है, ये सुमेलित करना है। ये भी आपका उत्तराखंड समूह में पूछा गया प्रश्न है। मृणाल पांडे, अब देखिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया है मृणाल पांडे। अब ये जो चारों जो ये हस्तियां हैं ये उत्तराखंड से हैं। अब इनकी विशेषज्ञता है किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। तो मृणाल पांडे आपने पहले देखा भी होगा, मृणाल पांडे न्यूज़ एंकर का भी काम करती थी और ये दूरदर्शन में दिखाई देती थी। इनने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। तो ये पत्रकारिता से रिलेटेड है। तो जो आपका ए है उसका आंसर 4 है। अब बी, मधुमिता बिष्ट जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और सी जो है आपका चंद्रप्रभा एतवाल, वो पर्वतारोहण में इनका नाम है, ये पर्वतारोही हैं। और जो गौरा देवी हैं वो सामाजिक आंदोलनकर्ता हैं। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब आपको ये चारों याद होने चाहिए। अब याद होने का फ़ायदा क्या होगा, इसमें से कई बार सिर्फ एक चीज़ पूछी जा सकती है कि मृणाल पांडे की विशेषज्ञता क्या है या वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो उसका उत्तर पत्रकारिता हो जाएगा। ऐसी इसमें से इन चारों में से कोई भी चीज़ को पूछा जा सकता है। आज का 19वां प्रश्न है, टिहरी डैम, जिसको स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्वामी राम तीर्थ सागर। इसका कुल क्षेत्रफल पूछा गया था समूह गांव में। तो यह है 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसको आप लिख लीजिए, बहुत सिंपल स्टैटिस्टिकल फिगर है याद करने के लिए, 42 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल ऊंचाई पूछेगा तो इसकी कुल ऊंचाई 261 मीटर है। और ये वर्ल्ड का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। 5वां नंबर इसका है। भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है, ये बन चुका है। भागीरथी नदी पे है, 260.5 या इसको 261 हम बोलते हैं, ये इसकी ऊंचाई है। 5वां सबसे ऊंचा, देखिए दो चीज इसमें आपको याद रखनी है, 5वां सबसे ऊंचा और 8वां सबसे बड़ा। दुनिया भर में ये 8वें नंबर का सबसे बड़ा बांध है। आज का 20वां सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन। ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, ये बेसिकली क्या है, जो हमारे नेटिव बीज हैं जिनको हजारों साल से उगाते आ रहे हैं या जिनको मॉडिफाई नहीं किया गया, उन बीजों को बचाने की एक मुहिम जो शुरू की थी, वो ये की थी विजय जड़धारी ने। इनमें पूछा है इसके प्रणेता कौन है, ये है विजय जड़धारी। इसमें ये था कि जो हमारे बीज हैं, क्योंकि क्रॉप रोटेशन के हिसाब से जो हमें बीज संभालने होते थे या हम जैसे पहले करते थे, वो आज नहीं होता है। लोग बीज जो है बाज़ार से ही खरीद के लाते हैं, पुराने बीज इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जो तो इस मुहिम को जो शुरू करने वाले शख्स थे वो विजय जड़धारी थे। इनको जड़धारी जी को संरक्षणवादी कार्यकर्ता बोलते हैं। बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता ये रहे हैं। इनने एक पुस्तक का लिखी है, उस पुस्तक का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है 12 नाजा। इन्हें प्रणवानंद साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं साहित्य के क्षेत्र में। इनको प्रणवानंद साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है। चिपको आंदोलन से भी ये संबद्ध रहे हैं और प्रणेता रहे हैं ये बीज बचाओ आंदोलन के। आज का 21वां सवाल है, कौन सा प्रयाग सुमेलित नहीं है? अब देखिए, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, बिल्कुल सही है। नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी, बिल्कुल ठीक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, बिल्कुल ठीक है। विष्णु प्रयाग में
गौरीनंदा और धौली गंगा नहीं मिलती है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, ये आप याद रखिए। ये आपको संगम तो एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए। हर एग्जाम में एक सवाल तो कम से कम संगम से, प्रयाग से आता ही है। आज का 22वां सवाल है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ये आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए कि 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। ये तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, इनके ना शॉर्टकट्स हैं ना ट्रिक्स हैं, ये आपको सीधे याद ही होने चाहिए। आज का 23वां सवाल है, उत्तराखंड में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जो गढ़ केसरी है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है को बोला जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इन्हें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों में जो है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और जो कुली बेगार प्रथा थी उसकी समाप्ति के सूत्रधार थे, उसके लिए इनका नाम सर्वोच्च रहता है। इनको गढ़केसरी का सम्मान इसीलिए दिया जाता है कि इनने कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में इनके सूत्रधार की भूमिका थी। आज का 24वां सवाल है, गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? तो गोविशाण का जो वर्तमान नाम है ये भी आपको सीधे याद रखना है, काशीपुर है। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आज का 25वां सवाल है, उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई है? तो ये 2003 में की गई है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको अगले वीडियोस में पिछले सभी एग्जाम्स जो उत्तराखंड में अभी तक हुए हैं उनके सारे ही प्रश्नों को इस सीरीज में कंप्लीटली करवाया जाएगा। उसके अलावा हमारा एक वीडियो जो चल रहा है आपका उत्तराखंड लेक्चर सीरीज जो हमारी एक चल रही है जिसमें हम विभिन्न पहलुओं को कवर कर रहे हैं, वो भी आपको लगातार मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।